सर, एक और रिक्वेस्ट है। जी जी। रुकैया नंबर पेपर नंबर सर 9 है जी। काइंडली एक और रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी, चैट में बता दें सर, आप जो भी रिक्वेस्ट है आपकी, हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर डील करेंगे। सर वो जो लास्ट 2 डेज की ना रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हो चुकी है, हमारे पास नहीं पहुंची। तो मैंने सर शाम से भी कल कहा था, आज मैम से भी कहा था, लेकिन वो नहीं आ पाई ना। तो हम्म। वो काइंडली आज वाली भी और पिछले 2 दिन वाली भी वो भी भेज दीजिएगा। फिर ये होता है कि बाज दफा नेट वगैरह डिस्कनेक्ट होता है, हम मतलब दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, तो फिर उस गैप में हमारी चीजें रह जाती हैं, वो फिर हम रिकॉर्डिंग से कवर कर लेते हैं। जी जी, इंशाल्लाह ये हो जाएगा आज। इंशाल्लाह आज रात ही इसका कुछ करते हैं। जी ठीक, जजाकल्ला। तो हम रीन रिवर को या रोमांटिक रिवर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें 40 के राउंड अबाउट कैसल्स हैं। यूनेस्को ने इसको 2002 में अपनी एक हेरिटेज कल्चरल लिस्ट में इसको इंक्लूड कर लिया था। और ये 6 कंट्रीज, मतलब यूरोप की 6 कंट्रीज में से गुजरता है, जिनमें एक जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड है। तो ये 6 कंट्रीज हैं जिनमें से ये गुजरता है। 12th है हमारे पास दिस पाकिस्तान सुपर लीग 2019 वॉन बाय, ये कोयडा ग्लैडिएटर ने इसको विन किया था 2019 की। और ये भी पूछ लेता है पीपीएससी में अक्सर डिफरेंट टूर्नामेंट्स का। तो अब तक 7 हो चुके हैं आई थिंक। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ना फैट्स में होता है, क्योंकि फैट्स में इसलिए भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं। तो इसमें फैट्स में इसलिए ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आती है, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में या ऑयल के बाद ये सैचुरेटेड फैट्स होती, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। तो इनको डाइजेस्ट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता बॉडी को। तो ये कैलोरीज में हाई यील्ड देते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स को पहले इनटेक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। उसको इस प्रोसेस करने में भी इसकी हमें कैलोरीज बर्न करना पड़ती है। प्रोटीन को भी हमें डाइजेस्ट करने के लिए बर्न करना पड़ती है, फिर उससे एनर्जी की हमें जो यील्ड मिलती है। लेकिन फैट्स जो होती है ना, ये इजी टू यूज है। ये एनोटेशन कोई ना यूज करे यार। तो इसलिए फैट की कैलोरीफिक वैल्यू हाई आती है। नेक्स्ट है 14 पे, व्हेन डिड ताइवान सेपरेट फ्रॉम चाइना। चाइना से 1949 में ताइवान सेपरेट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो किंग शाही इसकी डायनेस्टी थी, जिसको माओ जेडोंग ने 1948 में इसकी हुकूमत से अलग किया था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से। तो वो उसको उन्होंने यहाँ से निकाल दिया था बाहर। तो वो जाके ताइवान में उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया और एक सेपरेट टेरिटरी का ऐलान कर दिया। तो अब यूएनओ में भी इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नेम पे। ये जो चाइना, जिसे हम चाइना कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन वो अपने नाम के साथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही लिखते हैं। लेकिन यूएनओ ने उस सजेशन में यही कहा है कि आप रिपब्लिक ऑफ चाइना अकेला लिखें। इस वजह से यूएनओ ने उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल की हुई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16th क्वेश्चन नंबर, व्हेन चाइना ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं थोड़ा सा। ये 1 जनवरी 1995 में बनी थी। ठीक है। इसका मकसद था कि जो ट्रेड होती है ना इंटरनेशनल लेवल पर, उसको रेगुलराइज किया जाए, उसके मामलात को देखा जाए, उसको एक रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू किया जाए। और उसकी अगर कोई अपना एग्रीमेंट रिवोक करता है तो उसके पेनल्टी के इस हवाले से देखा जाए। मतलब जितनी भी वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड की जो ट्रीटीज हैं ना, लॉज बने हैं, उनको ये देखता है। ट्रेड के मामलात को देखता है, इकोनॉमी के मामलात को देखता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो जिनेवा में है। करंटली इसके
166 मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और इसकी तीन मेन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। और इसको चाइना ने ज्वाइन किया था 2001 में। नेक्स्ट है हमारे पास 17, वेयर इज लोकेटेड द फेमस टूरिस्ट प्लेस कैपो कैबाना बीच इन साउथ अमेरिका। तो ये ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो एरिया, उसका जो सिटी है ना रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे ये बीच है। तो ये ना एक मतलब बीच, ये एरिया जो एक पेनिनसोला है, अ, मतलब नहीं ये पेनिनसोला नहीं, ये जो रियो डी जेनेरियो है ना, ये ऐसी सिटी है कि इसके पीछे पहाड़ हैं, फिर आगे उसकी आबादी है, आगे समुंदर है। तो पहाड़ और समुंदर के दरम्यान ना एक जमीन की नैरो स्ट्रिप है। साइकीज पाइकोट एग्रीमेंट जी, ये दो बड़े चौधरियों ने किया था। साइकीज पाइकोट एग्रीमेंट है क्या, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ कि 90s, मतलब 90s 20s के एरा में ना, जो दो बड़े चौधरी थे फ्रांस और यूके, इन्होंने खुद से ही बंदर बांट की थी कि एक समुंदर मेरा और एक तुम्हारा। मतलब फ्रांस के अंडर जो था ना, वो लेबनान था। और नॉर्दर्न सी पे उसने कंट्रोल, साथ इजिप्ट पे इनडायरेक्टली कंट्रोल रखा था, सीरिया पे, सॉरी, इजिप्ट पे नहीं, सीरिया पे। तो और यूके ने कहा कि चलो ठीक है जी, मैं ज़रा इधर देख लेता हूँ पर्शियन गुल्फ को, और साथ में इराक पे कंट्रोल रखता हूँ। तो ये उस वक्त के 1916 के दो जो चौधरी थे, फ्रांस और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने आपस में मिलके बंदर बांट कर ली थी। साइकीज पाइकोट एग्रीमेंट इस हवाले से है। वेराडेरो बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री, 19 क्यूबा में है जी। ये वेराडेरो बीच अटलांटिक ओशन में है। ये एक पेनिनसोला है, ये पेनिनसोला है, मतलब ये एक लॉन्ग स्ट्रिप है, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की। तो ये एक ब्यूटीफुल है देखने में। और पेनिनसोला मतलब ये नैरोएस्ट पेनिनसोला इसको कह सकते हैं, बहुत छोटी सी पट्टी है और 20 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये शायद आप लोगों ने अक्सर किसी सीन में देखा हो। 20th क्वेश्चन है, द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल इन 1935 विच वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेशन हेल्ड एट। कहीं पे भी नहीं हुई थी ये, मतलब उस वक्त ये इतना ट्रेंड नहीं था। उस वक्त तो बस यही कोशिश होती थी कि हम ज़्यादा अंग्रेज सरकार के मतलब मातहत नज़दीक हो जाएं, अपनी मर्जी की उनसे मराहत ले लें। तो सेलिब्रेशन वगैरह का इतना नहीं था, तो कहीं ये कहीं पे भी नहीं हुई थी। 21 है, इट इज़ टाइम वी गो आउट। तो जो खाली जगह है उसमें आएगा गो आएगा जी, सिंपल फॉर्म आएगी। तो ही डाइड ऑफ कोरोना, 22nd में एक ऑफ आएगा। 23rd है, अरब लीग वाज इस्टेब्लिश इन 1945। तो अरब लीग सबसे पहले देखते हैं क्या है। अरब लीग एक यूनियन है अरेबियन कंट्रीज की, जो लोग अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं उनकी एक यूनियन है। तो ये अरब लीग 22 मार्च 1945 को बनी थी। और इसको इस जिस तरह हमारे पास नेटो है ना, नेटो का जो पैक्ट है उसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। अरब लीग का भी एक दूसरा नाम है, उसको अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की एक पोर्ट भी है। तो उसी एरिया में इनका एक सेशन हुआ था 22 मार्च 1945 को। और कैरो जो काहिरा है, मिस्र का जो दारुल हुकूमत है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। तो ये अलेक्जेंड्रिया उसकी बीच है वहाँ। अगर आपसे पूछो तो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल, अभी इसको जिस तरह नेटो को वो पूछ लेता है ना कि वाशिंगटन ट्रीटी कौन सी है या नेटो, तो इस तरह इसका भी पूछ सकते हैं अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल क्या है। तो वो जब अरब लीग के बारे में डिसाइड किया गया था ना 22 मार्च 1945 को, तो वो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल ही कहलाता है। 24th क्वेश्चन है जी, व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ये 1955 में बनी थी। पाकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर में था। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, यूएसए और यूके इसके मेंबर्स थे।
ईरान में जब रेवोल्यूशन आया ना तो 11 मार्च 1979 को इसने लीव कर दी। और उस रेवोल्यूशन के बाद क्योंकि पॉलिसीज न्यू थी तो उन्होंने अपने मर्जी से चलना चाहा। पाकिस्तान ने 12 मार्च को लीव कर दिया और फिर ये एग्रीमेंट खुद ब खुद ही चला गया। तो इसका मकसद था कि रशिया के जो बढ़ता हुआ असर और रसूख है उसको टैकल किया है। उस वक्त सीटो सेंटो और मनीला पैक्ट इस तरह के बहुत से इन्होंने मामला बनाए थे। यूके और यूएसए ने तो मुख्तलिफ कंट्रीज को इन्होंने टैकल की इंगेज किया हुआ था डिफरेंट एग्रीमेंट्स में, ताकि ये कम्युनिज्म को रोक सकें और कैपिटलिज्म का दिफा कर सकें। 25th है जी, यूएसए एड एस्टोनिया एंड डिजिबुटी इन द लिस्ट ऑफ सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट इन 2021। तो ये यूएसए ऐसे काम करता रहता है। पाकिस्तान और तुर्की को भी किया था इसने इसे 2020 में। तो 2021 में एस्टोनिया एंड डिजिबुटी को बस कह ले कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ने की वाली बात की। जब यहाँ से रिजेक्शन आया तो कहा कि नहीं, हम बाकियों पे भी नज़र रखते हैं। तो ये उसने एस्टोनिया और पाकिस्तान, टर्की, एस्टोनिया और डिजिबूटी इन चारों के बारे में पूछ लेता है। तो ये एस्टोनिया और डिजिबूटी को 2021 में किया था, 2020 में पाकिस्तान और तुर्की को किया था। 26 है जी, दी एवरेज है हार्ट बीट पर मिनट इन नॉर्मल मैन इज 70 to 80 टाइम्स होता है जी। मैक्स वेबर वाज फेमस फॉर जर्मन, फेमस एक सोशियोलॉजिस्ट था मैक्स वेबर। इसने वेबर थ्योरी दी थी। तो इसने वेबर थ्योरी में था कि इसने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसमें एक मुकम्मल हायरार्की होती है, एक सीक्वेंस होती है हर एक के डेजिग्नेशन की, और उसकी जेडी होती है, एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सोशियोलॉजिस्ट था ना, तो इसने सोसाइटी के बारे में, मतलब सोसाइटी के पैक्ट्स के बारे में काफ़ी काम किया। तो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी एक मॉडल दिया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर होगा, उसके ऊपर सुपरवाइजर होगा, ऑफिसर। ये सारी एक हायरार्की, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए। वेबर थ्योरी इसी ने पेश की थी। तो ये सोशियोलॉजिस्ट थे ये भाई साहब। 28 है जी, कारगिल वार एंडेड थ्रू विच एग्रीमेंट। कारगिल वार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। 3 मई 1990 को स्टार्ट हुई थी और 26 जुलाई 1999 को ये एंड हो चुकी थी। ये एंड हुई थी अंकल सैम के दबाव के तहत। वाशिंगटन एग्रीमेंट के थ्रू ये एंड की गई थी। उस वक्त पाकिस्तान के जो हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, और उस वक्त के जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। नेक्स्ट है हमारे पास गंगखार, जो है ना हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन है वर्ल्ड की। क्योंकि इसकी तरफ इतना किसी का ध्यान नहीं गया, तो ये और ये डिफ़िकल्ट भी है। ध्यान तो गया होगा कई लोगों का, लेकिन ये डिफ़िकल्ट भी है। ये जवेरिया नसीर, काइंडली ध्यान करें एनोटेशन से। तो ये भूटान की एक पीक है जिस पे अभी तक जिसने कोई भी क्लाइंबिंग नहीं की, किसी ने भी इस पर अभी तक। 31 पे है जी हमारा पैकेज ऑफ एंजाइम्स बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus एक एंजाइम, एक पैकेट होता है सेल में एंजाइम्स का। ये करता क्या है कि साइटोफेगस के दौरान सेल में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं ना बाहर से, उन पे ये अपना ऑपरेट करता है, उन पे काम करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, और फिर सेल जो हमारा वेस्ट होता है उसको वो बाहर धकेलने की कोशिश करता है, और जो यूजेबल चीज़ें होती हैं उसको सेल में रख देता है। श्याम प्रोग्राम पैरागॉन श्याम पैरागॉन ये एक शॉपिंग मॉल है जी, बैंकॉक में है। बैंकॉक आपको पता है कि टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट सिटी है। तो इसका जो फेमस है ना, जिस तरह टावर है दुबई में, इसी तरह सियाम पैरागॉन ये बैंकॉक का मशहूर ज़माना शॉपिंग मॉल है।
33rd है जी, द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चिनाब इज कॉल्ड रचना। ये सिंपल याद रखना हो तो ये सिंपल है। रावी का RA और चिनाब का CHENA, बस बी। रावी का VI ख़त्म करना है और चिनाब का B उड़ाना है, तो आपका वैसे रचना बन जाएगा। तो रचना दुआब है जी ये। इसके बाद है हमारे पास 34, दी एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट्स। फैसिलिटेट होता है सहूलत फ्राहम करना, किसी की मदद हेल्प करना, किसी को मदद करना। और इम्पीड होता है रोड़े अटकाना, किसी न किसी चीज़ में नाक घुसाना भी कह लें जिसमें। 35th है हमारे पास एना मोल का, अहमद फेमस फॉर पेंटिंग। ये मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल और आर्ट्स का जो फाइन आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसकी चेयर, उसको चेयर करती थी 1947 के बाद। लेकिन ये पेंटिंग इनकी स्पेशलाइजेशन थी, पेंटिंग में ये मशहूर थी, है ना, मोलका अहमद। तो एक फेमस प्रोफेसर भी हैं पेंटिंग के हवालों से इन्होंने, और फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट पूरा चेयर किया हुआ है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का आफ्टर पार्टीशन। व्हेन डिड कायद आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो 1930 में जी कायद आजम साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। उस वक्त ये दोनों कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दोनों के मेंबर थे। और इन्होंने कहा था कि अगर मुझे दोनों में से कोई डिसाइड करना पड़े तो कांग्रेस मेरी प्रायोरिटी होगी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इनकी प्रायोरिटी बन गई और फिर पाकिस्तान बन गया। 37th है शंदूर पोलो फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच मंथ? तो ये जुलाई में होता है, क्योंकि ये नॉर्दर्न एरियाज का एक फेस्टिवल है। तो जब हमारे यहाँ पे फुल गर्मी होती है तो वहाँ पे मौसम नॉर्मल होता है, एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल होता है। तो ये याद करना भी इजी रहेगा कि शंदूर पोलो फेस्टिवल की बात है तो पहले नॉर्दर्न एरियाज में होता है। नॉर्दर्न एरियाज में कब मौसम सूटेबल होता है? तो वो जुलाई में, जून जुलाई में होता है, तो जुलाई आपने फाइनल करना है। 38 पे है जी, बलोचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन 1917। 1970 में जनरल यहिया साहब के टाइम पे ये बलोचिस्तान सूबा बना था। उस क्योंकि जब 1 यूनिट तोड़ा गया ना, तो तब बलोचिस्तान वालों की तो सुनी गई। लेकिन बहावलपुर जो पहले 1 यूनिट बनने से पहले एक प्रोविंस का स्टेटस एंजॉय कर रहा था, इसको तो दोबारा प्रोविंस नहीं बनाया गया। लेकिन बलूचिस्तान की सुनी गई थी तो उसको प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया था। उससे पहले ये फेडरल टेरिटरी थी। इसको पाकिस्तान का जो हेड होता था PM या उससे पहले गवर्नर जनरल वही देख रहे थे। 39 है, व्हेन डिड मार्टिन कूपर इन्वेंटेड द फोन? 1973 में इलेक्ट्रिक फोन मार्टिन कूपर ने स्टार्ट कर दिया था। विरासिटी का सिनोनिम 40 पे पूछ रहा है तो ऑथेंटिसिटी है, सदाकत या सच्चाई। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? 41 पे है तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे पहले वायसराय। 1958 1957 की जो जंग हुई थी उसके बाद लॉर्ड कैनिंग साहब पहले वायसराय बने थे। इन्होंने क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट दिया था 1958 में। और जो क्वीन थी बरतानिया की, वो बरसगीर की भी बन गई थी। 42 पे साइनोनिम ऑफ रेवरी इज डे ड्रीम, याली प्लाव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्बस्टिबल? तो नाइट्रोजन भी कम्बस्टिबल नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होती, ऑक्सीजन अकेले नहीं जल सकती, ये जलने में मदद देती है। ये कार्बन अगर हो तो उसको उसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती है, लेकिन खुद अकेले नहीं जलती। तो हाइड्रोजन बचती है जो कंबस्टिबल है। 44 पे आ जी, दी शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन GDP ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन? तो 8% था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को जस्ट फ्यू फैक्ट्रीज ही आई थी। 34 के राउंड अबाउट फैक्ट्रीज में आई थी। तो जस्ट 8% उसका GDP में शेयर था। 45 पे मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन नेचुरल ग्रोथ इन न्यूट्रिएंट साइकिल इज? न्यूट्रिएंट साइकिल नेचुरल ग्रोथ में जो न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट ये
हाँ, वो पूछ रहा है कि नेचुरल ग्रोथ जब हो रही थी तो कौन सा स्टेप क्रूशियल होता है या मुश्किल होता है, तो वो इसका वाटर साइकिल इतना क्रूशियल नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो तो वाटर एब्जॉर्ब करना है कैपिलरी एक्शन से, अब स्टोमेटा तक जाना है, यूज़ हो जाना है, रिजिडिटी के लिए जो यूज़ होना है वो स्टोर हो जाना है, बाकी वेपोरेट हो जाना है। इस तरह नाइट्रोजन साइकिल है, तो नाइट्रोजन वैसे ही फिजिबल है, इजीली अवेलेबल है। तो न्यूट्रॉन साइकिल, उसको बाकी जो न्यूट्रॉन्स को ऊपर तक लेके जाना और फिर न्यूट्रॉन्स को बनाना, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करवाना, तो ये थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप होता है। 46 पे लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेजोन। अगर तो लार्जेस्ट पूछे तो वो बाय वॉल्यूम बात कर रहा होगा, तो वो अमेजोन होगा। और अगर वो लॉन्गेस्ट पूछे तो लॉन्गेस्ट नील है। लार्जेस्ट की बात करता है तो मोस्टली वो बाय वॉल्यूम बात कर रहा होता है, लेकिन साथ उसने नील का भी ऑप्शन दिया होता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। अगर तो वो लार्जेस्ट की बात करे तो हमने अमेजोन जो कि ब्राज़ील में है, और अगर वो लॉन्गेस्ट की बात करे तो फिर वो नील आएगा जो इजिप्ट में मशहूर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 48 क्वेश्चन है। कोविड-19 काज बाय वायरस। तो ये वायरस से, सिंपली सबको मालूम है कि ये वायरस की वजह से फैलता है। इसके 4 वेरिएंट्स भी पढ़ाए पढ़ाए थे हमने। तो इसके बाद है हमारे पास द इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी। 52 क्वेश्चन हमारा। द इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक 19 सितंबर 1960 में। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट करवाया था, जिसको कराची एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसमें जो थर्ड पार्टी थी वो वर्ल्ड बैंक थी एज ए ग्रांटर। तो उन्होंने इस मामले को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश की थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में भी फाइनेंस कर रखे थे। तो इसलिए उन्होंने 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए और 3 का कहा कि इंडिया इस पर मर्जी से करे। तो पाकिस्तान के हिस्से में सिंध, उसके बाद चिनाब और झेलम आए थे। और रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के खाते में चले गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास 53। चूज द करेक्ट एनालॉगी। ये जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है। जैसे सिप होता है और गल्प होता है। सिप होता है छोटा घूंट पड़ना, उसके उससे बड़ा होगा गल्प, गटकना। टच है किसी को बस छूना, स्लाइटली टच करना, और पुश होता है धक्का देना। तो ये इसमें एक एनालॉगी बनती है। 54 है रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप, नेम्ड आफ्टर रफ़ी पीर साहब, फाउंडेड बाय 2 ब्रदर। रफ़ी पीर और के नाम पे है। तो इसमें ड्रामा ड्रामा वगैरह सिखाया जाता है, थिएटर प्लेज सिखाए जाते हैं रफ़ी पीर थिएटर में। कराची में है ये। 55 है हमारा, द मीनिंग ऑफ इडियम एट स्टेक इज। मतलब एट स्टेक पे हम अक्सर कहते हैं कि यार मेरे ना इंटरेस्ट सारे स्टेक पे लगे हुए हैं, मतलब हम खतरे में हैं, या मेरे जो भी मुफाद है वो स्टेक पे है। तो उसमें कुछ डेंजर की खूबी होती है। 56 पे है, वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड इटिनेरेंट। इटिनेरेंट कहलाता है, खाना बदोश होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है अपने माल मवेशी के साथ, खानदान के साथ। तो इटिनेरेंट कहते हैं उसे। 57, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रेसिडेंशियल था। इसमें जनरल अयूब साहब ने कुछ ऐसा किया था कि पहले बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें 80,000 मेंबर्स थे यूनियन काउंसिल लेवल पे। और फिर उनको बाद में उनके इलेक्शन से ये खुद प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। तो ये प्रेसिडेंशियल था। 58 है, नजम हुसैन सैयद इज़ फेमस फॉर। ये नजम हुसैन सैयद पंजाबी राइटर थे। सीएसएस करके इन्होंने ऑर्डर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, लेकिन ये साथ में लिखते भी थे। तो ये क्रिटिक थे, पंजाबी पोइट थे, और उर्दू में कम काम है, पंजाबी लैंग्वेज में इनका ज़्यादा काम है। 59 पे है हमारा जी, रेड क्लिफ अवार्ड
दैट विच डिस्ट्रिक्ट टू इंडिया फॉर स्पॉट इन कश्मीर। तो रेड क्लिफ जो इनका कमीशन था उसमें उन्होंने कुछ हेरा फेरी की, और गुरदासपुर का जो एरिया था कश्मीर के साथ मिलता, इंडिया की सप्लाई लेन बहाल रहे, उनकी आर्मी उसके को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो गुरदासपुर का जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था ना, वो उन्होंने बाइएसिंग करते हुए इंडिया के खाते में डाल दिया था। 60 पे टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये ग्राहम बेल साहब ने इन्वेंट किया था। सबसे सिंपल कह लें तो मैकेनिकल टाइप का फ़ोन था ये। इसमें उन्होंने दो कप वाला हमने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा हुआ है कि दो कप्स को अगर तार से या स्ट्रिंग से टाइट करें तो एक कप में बोलेंगे तो दूसरी तरफ आवाज़ पहुंचेगी। तो ये वैसा ही था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बैटरी का साथ एडिशन की थी और एसड की एडिशन की थी। एक माइक था और एक रिसीवर था। 61 है, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पल्स को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। 62 क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा जी। कोल्ड वार स्ट्रेटजी इज नेम्ड एज डेटरेंस ड्रा के। कोल्ड वार में दो जो चौधरी थे ना, यूके और यूएसए और यूएसएसआर, तो ये इनका काम था कि अपने जो सात अलाइज हैं उनको पहले तो सपोर्ट करना, उनको उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उनकी डिफेंसिव सपोर्ट करना। अगर वो ऐसे ना माने तो फिर उनको डरा देना कि कटो साढ़े पैसे। 63 है, अहमद शाह पितरस बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अहमद शाह पितरस बुखारी, ये मतलब हॉस्टल की एक शाम इनका एक मशहूर ज़माना लेसन हम सब ने पढ़ा होगा, जिसमें हॉस्टल रहने वालों के बारे में वो बताते हैं। 64 है हमारे पास, इन 100 मीटर रेस साल्स स्टार्ट टाइम इज। तो 0.1 सेकंड से, मतलब जैसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई 0.1 सेकंड से ही उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। क्लासविट्स पॉलिसी, ये पॉलिसी थी कि जो फोर्स का यूज़ है ना वो म्यूचुअल होना चाहिए, रजामंदी के साथ होना चाहिए। कि अगर फोर्स को यूज़ करना है तो मतलब मिलजुल के इसका डिसाइड करेंगे कि ये करनी है और कितनी करनी है। मतलब जो अगर किसी मुल्क ने किसी पे अटैक करना है तो वो मिलजुल के करना है। ऐसे नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई ऐसे ही खाता खोल दे के बाद में फिर सबके लिए मुश्किल हो। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल constraints will prevent the entry of duplicate rows। तो प्राइमरी कीज इस चीज को प्रिवेंट करती हैं। 67 है, इन एक्सेल फ्रॉम विच द टैब यू कैन राइट डेट ऑफ बर्थ लाइक ईयर मंथ डेट। फॉर्मेट मेन्यू में अगर हम जाएं ना तो वहाँ पे ये मतलब डेट को लिखने के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये उसने एक फॉर्मेट मेंशन कर दिया, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसमें तीनों तरह का फॉर्मेट दिया है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। उसके बाद दिया था डेट, मंथ, ईयर, फिर मंथ, डेट और ईयर। इस तरह तीन तरह के फॉर्मेट्स दिए होते हैं उसने। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं वहाँ से फॉर्मेट मेन्यू से। तो 68 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो ये इंटेलिजेंस कंप्यूटर की अभी तक कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी ये शोर हो रहा है ना हमारा, तो ये जस्ट वही है कि वो जो पहले हुआ हुआ काम है ना उसमें से कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट करके एक आपको फ्रेज, एक पैराग्राफ बना के दे देता है। और उसमें गलती भी होती है, कभी कभी सही भी होता है। लेकिन खुद से सोच के आगे, खुद से आगे काम करना अभी तक ये कंप्यूटर में फंक्शन नहीं पाया जाता। 69 है, ऑडियो वीडियो एंड पीडीएफ कैन सेंड थ्रो जीमेल, याहू, व्हाट्सएप, तीनों के जरिए सेंड की जा सकती हैं। हम अपना डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी मैसेज भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो तीनों ही सर्वर हैं अच्छे। 70 पे है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो विंड सर्फ साहब जो है ना, ये इंटरनेट के मुअज्जद हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं।
और उसके साथ है 71, चेंज द नरेशन, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो ये उसने इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट होगा द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। 72 है, द कायदे आजम आस्क 3 लॉर्ड्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच कमीशन। तो बाउंड्री कमीशन, जब ये बाउंड्री कमीशन बन रहा था ना, तो उन्होंने कहा था कि एक जो ला लॉर्ड है ना, वो जो वेस्ट पाकिस्तान के बाउंड्री कमीशन का परमानेंट मेंबर बन जाए, एक ईस्ट में और एक इन दोनों को सुपरवाइज कर ले। तो 3 की रिक्वेस्ट की थी कायद आजम साहब ने। 73 है जी, परवेज मुशर्रफ रिप्लेसेस डैश एज आर्मी चीफ। तो जहांगीर करामत साहब इनसे पहले थे, जिनसे नवाज शरीफ की अनबन चल रही थी, तो उन्होंने अपनी मर्जी का बंदा लेके आए थे परवेज मुशर्रफ साहब। फिर उन्होंने मर्जी करने का मतलब भी बता दिया। 74 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन विच कोर्ट। तो जो ऑस्ट्रेलियन टेनिस का मतलब ये एक ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है। वैसे तो ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, तो ओपन के नाम से ही मोस्टली मशहूर है ये। मतलब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, यूएस ओपन होगा, फ्रेंच ओपन होगा, एक डिफरेंट थोड़ा सा विंबलडन ओपन। तो ये 4 तरह के जो मतलब वर्ल्ड कप, जिस तरह क्रिकेट में वर्ल्ड कप लेवल होता है ना, वैसा ही इनका लेवल लेवल है टेनिस में। तो इसमें हार्ड कोर्ट यूज होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, यूएस ओपन में भी हार्ड कोर्ट होता है, फ्रेंच ओपन में भी नहीं, फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट होता है, सरफेस जो होती है ना उसकी क्ले की बनी होती है। और विम्बलडन कप जो होता है उसमें ग्रास कोर्ट यूज होता है। तो ये 4 मशहूर हैं, चारों का पूछ लेता है मोस्टली। 3 में, 2 में हार्ड कोर्ट यूज होता है ऑस्ट्रेलियन में और यूएस में, एक में क्ले कोर्ट होता है वो फ्रेंच है, और विम्बलडन जस्ट अकेला है वो ग्रास वाला है, ग्रास कोर्ट, उसमें ग्रास वाला ग्राउंड। 75 है, बहादुर शाह द लास्ट मुगल एम्परर वाज एग्जाइल्ड टू रंगून। तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद इन साहब को बर्मा में मुल्क बदर कर दिया गया था। वहीं पे ये कैद की जिंदगी गुजारी, और वहीं पे इनको इनकी कब्र बनी। तो ये शायर भी थे मुगल, मतलब अगर को पूछ लेता है कि कौन सा मुगल बादशाह या मुगल हुक्मरान शायर भी था, तो ये सेहरा भी बहादुर शाह जफर साहब के सर ही जाता है। 76 है, द ट्रांजिशनल एक्टर्स एंड ट्रांजिशनल गवर्नेंस एक्टिवेटेड इन द एरिया ऑफ कोल्ड वार। तो ये कोल्ड वार एरिया में ये पॉलिसीज एक पॉलिसीज बनाई गई थी डेटर्स के साथ साथ, कि इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल किया जाए अपने अलाइज को, दूसरी नेशन को उनके मामलात में दखल दिया जाए। कैपिटलिज्म और जो कम्युनिज्म के दरमियान जो जंग चल रही थी, तो उस दौरान ये कुछ एक्टर्स सीन पे आए थे ताकि एक दूसरे के काम को बिगाड़ सकें। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लाओस। तो ये वैंटीना है। 78 है हमारे पास, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है जब हम किसी भी ये मोस्टली हमारा चेक्स पे होता है, जो बैंक चेक्स होते हैं ना, जब किसी भी बैंक की बैक चेक बुक लेते हैं, उसमें एक स्पेशल किस्म की इंक के साथ कोडिंग होती है, जिसको उनके पास जो ऑपरेटर्स होता है वही इसको पहचान सकता है, और ये चेक की रिकॉग्निशन उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए यूज़ होती है। 79 है, इन जून 2020 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन हेल्ड फॉर नॉन परमानेंट। ये मतलब हर 2 साल बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स को जो एक जो उसकी UN सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसका एक जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जो परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर्स है, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो इनकी रिप्लेसमेंट है वाया इलेक्शन होती है। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो मेंबर जीतते हैं पहले नॉमिनेट होते हैं, फिर एरिया वाइज नॉमिनेट किए जाते हैं, फिर वो जो जीतता है वो उसका सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है।
एटी है जी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स का इंटोमोलॉजी कहलाती है। बर्ड्स की ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। एनिमल्स की जोलॉजी कहलाती है। अली बाबा ग्रुप ये एक ट्रेडिंग ग्रुप है, 1999 में ये स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। दो तरह से इसको पूछा जाता है, एक में इन प्रपोजिशन होती है और एक एट होती है। तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स इसका मतलब है कि वो मैथमेटिक्स, वो हिसाब करने में माहिर है। अगर वो मैथ जस्ट पूछे तो इन, अगर मैथमेटिक्स तो एट हम यूज़ करते हैं। 83rd है जी हमारे पास, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बताएं। तो कौम समूद थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि स्वाद से जिस नबी का नाम शुरू होता है ना, उसकी कौम से वाली है, समूद। कौन से सहाबी अशरम मशरा में से हैं? तो हज़रत साद बिन अबी वकास एक प्रोमिनेंट सहाबी हैं, ये अशरा मुबशरा से थे। खुश अलहानी का मौजा किस नबी को दिया गया? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत खुश अलहान थे। मतलब जब वो ज़बूर की को पढ़ते थे तो कहा जाता है कि पहाड़ भी उनके साथ झूमते थे। इस तरह की अल्लाह ताला ने उनको कुछ अलहान, मतलब इस तरह का मीठा लहजा, इतनी सुर वाली आवाज़ दी थी। 86 है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, शेर किसका है? तो जी ये शेर था अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का। वैसे तो ये लोग नहीं मानेंगे कि यार ये बंदा कैसे बात कह सकता है, लेकिन ये उन्हीं का ही है। जिस पे इस शेर की बात है, तो जिस पे दिल ना मान रहा हो ना, तो उसी को आपने सेलेक्ट करना है, अगर अल्लामा इकबाल साहब का नाम दिया होगा वहाँ पे। 87 है, शिबली नुमानी का मज़ार कहाँ है? तो ये आजमगढ़ का है। इनकी तालीमी लिहाज से बहुत सी खिदमात हैं मुसलमानों के लिए 80-90s के एरा में। 88 पे हज़रत अबू बैदा बिन अल जराह रजी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या था? आमर बिन अब्दुल्ला था जी इनका नाम। 89 है, उमुल मसाकीन के लक़ब से कौन सी उमुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा मशहूर हैं? तो हज़रत सैयदना ज़ैनब बिनते खज़ीमा, ये उम्मुल मसाकीन इनका टाइटल था। फतह मक्का के मौका पर कितने कफ़ार मारे गए? 13 थे, 13 थे। वैसे तो सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान था, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इस्लाम की मुखालफत में बढ़ चढ़ के आगे होते थे, और उन्होंने कोई कसर ना छोड़ रखी थी बगावत की। तो उनके बारे में हुक्म हुआ था कि इनको तो कहीं पे भी नहीं छोड़ना। खाना काबा के खिलाफ के साथ भी लग जाएं तो इनको कत्ल कर देना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया था ना, तो 30 साल की उम्र में, तो फिर वहाँ से फ़िरौन का महल छोड़ के हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आ गए थे। इनकी बकरियां चराते रहे, और साथ साथ इनकी दीनी तरबियत भी जारी रही। अल्लाह ताला ने एक प्रोग्राम बनाना था, एक सिलसिला बनाना था, तो उसी सिलसिले में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचे थे। अबू तुराब किसकी कुनीत? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आकाए उर्दू मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब को कहा जाता है। ग्रामर की रूह से सुबह शाम ज़माने के का जिक्र है, तो इसम ज़र्फ़ ज़मा होगा इसमें। रेख्ता के मानी है इजाद करना। रेख्ता उर्दू का एक अल्टरनेटिव नेम है, और इसका लफ्ज़ी मानी इजाद करना है। 96 है, एक मुहावरा है, काता और ले बागी। सही जो होता है वो बागी होता है, काता और ले बागी। 97 है, खाकानी हिंद किस मशहूर शायर को कहा जाता है? इब्राहिम ज़ौक़ साहब का ये टाइटल है। 98 पे इंशाअल्लाह खां की किताब दरिया लताफ़त का मौजू। इंशाअल्लाह खां साहब पहले वो राइटर हैं जिन्होंने उर्दू को ठीक करने की ठानी और कुछ कायदो ज़वाबित बनाए उर्दू ग्रामर के। तो उन्होंने जो किताब लिखी थी ना, दरिया लताफ़त, उसका मौजू था। शब रफ्ता किसकी तहरीर है? तो मजीद अमजद साहब की है। सर सैयद अहमद के बारे में हयात जावेद उनके ही शागिर्द ने, उनके प्यारे शागिर्द अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।